नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ठीक, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं शाम के 4 बज चुके हैं और शाम के 4 बजते ही हमारी जो क्लासेस है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ यूपी बीएड, एमकॉम और सीयूएट, जो बच्चे एमकॉम के लिए जाएंगे उनके लिए। ओके, और ये देखिए कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशली क्लासेस चल रही हैं। ठीक, तो कल की क्लासेस में देखिए हम लोगों ने ऑडिटिंग का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। एमसीक्यू का ऑडिटिंग का 20 क्वेश्चन कल हम लोग दे गए थे। आज देखिए उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन पार्ट है, जिसमें आज हम लोग 20 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे ऑडिटिंग की। क्लियर? तो देखिए, अगर अभी तक चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। शेयर इसलिए किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके, क्योंकि ऐसी क्लासेस देखिए रेगुलर बेसिस पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू पूरे यूट्यूब पे कोई भी फ्री में तो प्रोवाइड नहीं करा रहा है, सब कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं। और मैं देखिए फ्री में डेली बच्चों को शाम के 4 बजे क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसीलिए बस आप लोग से एक ही विनती रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। ओके, और देखिए जो ऑडिटिंग की हमारी जो एमसीक्यू है उसका देखिए पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य 0421 पे प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही हमारा ऑडिटिंग का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको ये पीडीएफ पूरा का पूरा स्वास्थ्य 0421 पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो जाइए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी क्वेरी मेरे से करनी है तो डायरेक्ट मेरे से देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल विकास_3 पे पूछ सकता है। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हम लोगों को फॉलो नहीं किया सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। हमारा यूज़र आईडी देखिए स्वास्थ्य कॉमर्स क्लास। क्लियर? तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लासेस हम लोग अपनी प्रारंभ करते हैं। वेट अ सेकेंड, चलिए तो शुरू करते हैं। तो जी देखिए ऑडिटिंग की आज हम लोग अपनी दूसरी क्लास को अब शुरू करते हैं। ठीक, पहली क्लास नहीं देखी तो उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर अच्छे से वॉच करिए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जी देखिए हम लोग आज अपना क्वेश्चन नंबर 21 से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि 20 तक का क्वेश्चन कल मैं ऑलरेडी करा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पूरे के पूरे प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर आप लोग अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं हम लोग। 21 देखिए कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड and cost involved in an external audit are much higher as compared to internal audits। यानी कि सवाल आपसे क्या कह रहा है कि जो हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट कराते हैं, ठीक, बाहरी अंकेक्षण जो होता है वो कराते हैं, तो उसमें देखिए बोल रहा है जो समय लगता है और जो पैसे लगते हैं, कॉस्ट लगती है, वो इंटरनल ऑडिट से ज़्यादा लगती है। ठीक, तो क्या यह स्टेटमेंट सही है, गलत है, या सही हो सकता है या गलत हो सकता है? तो हमेशा याद रखिएगा एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है ना, इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल ऑडिट। यानी कि इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी देखिए लाइव आया करिए डेली का डेली 4 बजे, और लाइव चैटिंग चलती रहती है, उसमें आप लोग कमेंट करके आंसर भी करते रहा करिए, और लास्ट में ज़रूर बताया करिए कमेंट करके कि किसका कितना करेक्ट हो रहा है। ऑडिट इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस दैट कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट विद। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि जो ऑडिटिंग होती है वो आपका देखिए फैक्ट को फाइंड करने की प्रक्रिया है, जो आपके तथ्य हैं उनको फाइंड करने की प्रक्रिया है, जिसका कंपैरिजन किससे किया जाता है? स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स एंड प्लान से, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, प्री मैच्योर रिजल्ट से, या प्रिलिमिनरी रिजल्ट से। क्लियर? तो देखिए हमेशा जो हम लोग स्टैंडर्ड अपना सेट कर रखे रहते हैं ना, उसी से हमेशा एक्चुअल का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक, तो यानी कि जो इसका आंसर होगा स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड प्लान से, जो हम लोग अपना प्रमाप क्या बोलते तय कर रखे थे बिजनेस प्रारंभ करने से, ऑडिटिंग का कार्य प्रारंभ करने से पहले, तो उस प्रमाप से देखिए हमारा कंपैरिजन किया जाता है हमारी एक्चुअल कॉस्ट का या एक्चुअल वर्क का। तो वो हमेशा याद रखिएगा स्टैंडर्ड का कंपैरिजन हमेशा एक्चुअल के साथ होता है। क्लियर? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखिए 23 क्या कह रहा है आपसे कि द टर्म वीकनेस लेटर इज कंसर्न्ड विथ। जो वीकनेस लेटर होता है यानी कि जो आपके बिजनेस की कमजोरियों के बारे में बताता है, उसके बारे में वो लेटर जो होता है वो किसके साथ आपका कंसर्न्ड होता है? एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ,
या इंटरनल ऑडिटर के साथ, ऑडिट के साथ, या ऑडिट रिपोर्ट के साथ, या इंटरनल चेक के साथ। तो देखिए जो वीकनेस होती है ना, तो कल के क्वेश्चंस में हम लोग चेक किए थे कि जो अर्लियर डिटेक्शन करना फ्रॉड और एरर का, तो वही आपका वीकनेस होता है कि पहले ही आप फाइंड कर लीजिए तो आप बच जाएंगे उस वीकनेस से। तो देखिए तो उससे संबंधित जो लेटर तैयार करता है कि हाँ जो अर्लियर डिटेक्शन कर लेता है वो आपका इंटरनल ऑडिटर कर लेता है। ठीक, तो इसका आंसर देखिए इंटरनल ऑडिट बनेगा, क्योंकि ये देखिए इंटरनल ऑडिट का काम ही क्या होता है कि जो कंपनी द्वारा एक तो इसकी अपॉइंटमेंट होती है, और कंपनी द्वारा जब इसकी अपॉइंटमेंट होती है तो क्यों की जाती है, ताकि जो गलतियां फर्म में होने वाली हैं उनको पहले ही ये क्या करे, पकड़ ले। ठीक, तो वो कोई वीकनेस होगी नहीं। तो अगर वीकनेस मान लीजिए इनकेस पाई जा रही है तो उससे संबंधित जो लेटर होगा वो कौन तैयार करेगा, तब इंटरनल ऑडिटर तैयार करेगा और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है आपसे कि द डैश इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड एंड सेलेक्ट स्टाफ मेंबर्स टू अकम्पनी द ऑडिटर्स। ओके, यानी कि क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि वह कौन होता है जिससे ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वह देखिए रिसोर्सेज जो साधन होते हैं ऑडिटिंग के, उसका देखिए क्या बोले प्रोवाइड कराए, जो रिसोर्सेज होते हैं साधन होते हैं वो प्रोवाइड कराए, और जो ऑडिटर के स्टाफ्स होते हैं, ठीक, तो जो ऑडिटर के आपके स्टाफ्स होते हैं उनका सिलेक्शन करे। यह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किससे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है। क्लियर, ऑडिटर से, क्लाइंट से, इंटरनल ऑडिटर से, या ऑडिटी से। ओके, तो इसको जानने से पहले आइए देख लेते हैं हम लोग इन तीनों के बारे में छोटा छोटा, ताकि आप लोग अच्छे से इसका आंसर फिर कर पाएँ। सो वेट अ सेकेंड। तो जी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर की बात हो जाए तो द ऑडिटर इज द कॉम्पिटेंट पर्सन परफॉर्मिंग द ऑडिट, यानी कि ऑडिटर वह व्यक्ति होता है, जो वह सक्षम व्यक्ति होता है जो ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण का कार्य करता है। ऑडिटी क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल बीइंग ऑडिटेड आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ऑडिटी, यानी कि वह संस्था या लोगों का समूह जो क्या बोलते हैं एक साथ ही आपका ऑडिटिंग का कार्य करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑडिटी कहते हैं। और क्लाइंट वो होता है आपका कि क्या बोलते हैं, वह पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन संस्था विद द अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट द ऑडिट, जो आपका ऑडिटिंग का वह अधिकृत संस्था होती है जो आपका ऑडिटिंग अंकेक्षण करने का कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जैसे मान लीजिए एक संस्था है, वह देखिए ऑडिटर के पास जाएगा और कहेगा कि भैया आप मेरा और कंपनी का ऑडिटिंग कर दो। अगर ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो गवर्नमेंट होती है तो आपको सबको पता होगा कि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटिंग का काम होता है वो कैग करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये तीनों फैक्ट हैं। तो अब आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा था कि वह कौन होता है आपका जिससे ये उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेशन की जाती है, ठीक, कि वह रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा और जो स्टाफ मेंबर होंगे, ठीक, उनको ऑडिटर के स्टाफ मेंबर्स के का सिलेक्शन में वो हेल्प करेगा। तो ये देखिए ऑडिटी का कार्य होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अंडर सेक्शन 233B यानी कि 233B अ कॉस्ट ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो लागत अंकेक्षण होता है, ठीक, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इन एडिशन टू स्टैट्यूटरी ऑडिट अलॉन्ग विथ स्टैट्यूटरी ऑडिट इन ईदर ऑफ द केस या नन ऑफ द अबव। तो देखिए कॉस्ट ऑडिट जो होता है ना, हमेशा पहली बात याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ही मैंडेटरी होता है, बाकी किसी कंसर्न्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक, तो अगर लेकिन कोई कंपनी आपका क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट कराना चाह रही है तो वो उसके ऑप्शनल है, वो करा भी सकती है नहीं भी करा सकती है, बट मैंडेटरी याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए होता है। तो इसीलिए देखिए इसका आंसर बनेगा इन एडिशन टू द स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो आपका वैधानिक ऑडिट होता है उसके एडिशन में ये कराया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज सपोज टू रिपोर्ट टू, यानी कि जो ऑडिटर ऑफ कंपनी होता है, एक कंपनी का जो ऑडिटर होता है वह अपना रिपोर्ट जो होता है वो किसको प्रस्तुत करता है, शेयर होल्डर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, या ऑल ऑफ दीज को। तो इससे ऑडिटर से ये उम्मीद की जाती है कि वह अपना रिपोर्ट हमेशा किसको दे, शेयर होल्डर्स को दे। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का पर्सनल लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्ट मेरे से कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ओके, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करिए। 27 देखिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी ऑडिटिंग शुड ओनली
report non-conformation and corrective actions but should not highlights area of good practices. ओके, यानी कि क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि संस्था के लाभ के लिए क्वालिटी ऑडिटिंग शुड, एक सेकेंड, हाँ जी, तो क्वेश्चन देखिए था आपसे, संस्था के लाभ के लिए क्वालिटी ऑडिट जो गुणवत्ता अंकेक्षण होता है शुड ओनली रिपोर्ट नॉन कन्फॉर्मेंसेस एंड करेक्टिव एक्शन, यानी कि इसको जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करनी चाहिए वह सिर्फ नॉन कन्फॉर्मेशंस यानी कि आपका गैर अनुरूपता और करेक्टिव एक्शन और सुधारात्मक क्रिया जो होती है उससे संबंधित ही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, बट शुड नॉट हाईलाइट द एरिया ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, गुड प्रैक्टिसेस को हाईलाइट अपने रिपोर्ट में नहीं करना चाहिए, यानी कि अच्छे क्षेत्रों को अपने रिपोर्ट में उजागर नहीं करना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है? तो याद रखिएगा, एक क्वालिटी रिपोर्ट का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह जो कंपनी से संबंधित अच्छे क्षेत्र हैं, ठीक, उन अच्छे क्षेत्रों को अपने रिपोर्ट में उजागर करे, जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको अपने रिपोर्ट में उजागर करे, ताकि उससे जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी का मैनेजमेंट है वो अच्छे से डिसीजन ले सके। तो ये स्टेटमेंट सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये काम नहीं का नहीं हाँ का होता है। क्लियर? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 देखिए आपसे क्या कह रहा है, टू कंप्ली विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन द मेन कंसर्न ऑफ, ओके, जो आपका वैधानिक रिक्वायरमेंट होती है वह किससे कंसर्न होता है, ये आपसे पूछ रहा है, एक्सटर्नल ऑडिट, वाउचिंग, इंटरनल ऑडिट या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो हमेशा एक्सटर्नल ऑडिट के लिए ही होती है, क्योंकि बाहरी अंकेक्षण के थ्रू ही कंपनी अपने डेटा को अच्छे से मॉनिटर कर पाती है और जो फ्रॉड और एरर्स होते हैं उसका पता इजीली लगाया जा सकता है। और वैधानिक अंकेक्षण है तो ये तो ऑब्वियसली अंडर द कैग होगा, तो कैग तो देखिए एक्सटर्नली ही काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द आरओसी, ओके, इन राइटिंग अबाउट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट विद इन, यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो अंकेक्षक होता है, ठीक, उसको जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है उसको राइटिंग में एक्सेप्टेंस जो होती है वो कितने दिन में उसको मतलब अपॉइंट करना पड़ता है। सिंपल सी चीज़ें आपसे बता रहा है, पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखिए आपसे 7 दिन के भीतर, 15, 30 या 45। तो देखिए आरओसी को उसको जो रिक्वायरमेंट होती है उसको इन्फॉर्मेशन देने की कि हाँ आप इस कंपनी के ऑडिटर नियुक्त हो गए हैं, तो वो 30 दिन के भीतर उसको इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज कंसर्न्ड विद द कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सी रिपोर्ट आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। ठीक, तो ये तो देखिए आपका क्या बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो इसको सिर्फ याद करना है आपने। ठीक, तो याद रखिएगा जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपकी ये है कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। ओके, ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कंपल्सरी इफ इट इज रन बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, अ क्लब इज ट्रीटेड एज कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। ओके, the accounts of a charitable trust can be audited by any person who belongs to accountancy professions। तो ये देखिए ऑप्शन ही गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, देखिए द अकाउंट्स ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट कैन बी ऑडिटेड बाय एनी पर्सन, एनी पर्सन द्वारा नहीं होता है। अकाउंटिंग का ऑडिटिंग का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो ICAI का मेंबर होगा। ठीक, वही व्यक्ति कर सकता है। ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट इज़ नॉट कंपल्सरी अंडर लॉ, ये भी देखिए गलत हो गया। ऐसा कुछ कहीं भी मेंशन नहीं है कि चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या बोलते हो ऑडिट करना अनिवार्य नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया, बच्चे मेरे पास A और B। तो इसको भी आइए फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं कि ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कंपल्सरी इफ इट इज़ रन बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट, और दूसरा अ क्लब इज ट्रीटेड एज कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसा नहीं है, क्लब आपका कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है हमेशा ट्रीट किया जाए, सम टाइम ये आपका क्या बोलते हैं चैरिटेबल पर्पज़ से भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा A कि जो ऑडिट होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का वो कंपलसरी हो जाता है अगर वो चैरिटेबल संस्था द्वारा चलाया जाता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए,
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विल अप्लाई टू, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होता है यानी कि जो अंकेक्षक प्रमाप होता है वह किस पे अप्लाई होता है, ये पूछ रहा है आपसे। द इंडिविजुअल ऑडिटर, द ऑडिट डिपार्टमेंट, द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशंस, द हेड ऑफ द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रमाप होता है वो हमेशा एक व्यक्तिगत अंकेक्षक पे निर्भर करेगा और जो उसका डिपार्टमेंट होगा उस पर निर्भर करेगा, यानी कि इसका आंसर ए और बी बने, मतलब सॉरी फर्स्ट और सेकंड बनेगा। इस पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशंस आपका स्टैंडर्ड देखिए जो होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वो खुद बनाती है, अप्लाई नहीं होता उस पर, वो खुद बनाती है। तो इसीलिए देखिए ये ऑर्गेनाइजेशंस वाला तो चला जाएगा ऑप्शन ही, और ये दोनों इंडिविजुअली काम करेंगे तो इसीलिए इन पे ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होगा। तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा 1 और 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 देखिए आपसे क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंस परमिट्स इंटरनल ऑडिटर्स टू रेंडर impartial and unbiased judgment. The best way to achieve independence is through. Okay? यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंस परमिट, ओके, जो इंटरनल ऑडिटर्स यानी कि जो आंतरिक अंकेक्षक होता है उसको ठीक फ्रीडम दे दी जाए, आज़ादी दे दी जाए, टू रेंडर इम्पार्शियल अनबाइस्ड जजमेंट, जिससे कि वह कोई इम्पार्शियल या अनबाइस्ड जजमेंट ना दे। ठीक, तो इसको अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग तुरंत। सबसे पहला इंडिविजुअल नॉलेज एंड स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड ऑब्जेक्टिव्स, सुपरविजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। तो देखिए अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस अच्छा होगा, उसके उद्देश्य अच्छे होंगे, तभी इंटरनल ऑडिट बिना किसी बायस के अपना जजमेंट देगा। क्लियर। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस और उसके ऑब्जेक्टिव बहुत मैटर करेगा, जिसमें इंटरनल ऑडिटर हो खुल के अपनी बात को रख सके, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो फ्री हो, वो आज़ाद हो अपनी बात रखने के लिए। ठीक, तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस अच्छा होगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स सही होंगे तभी वह वो कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। 34 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द it is the duty of CAG, ये C&AG एक्चुअली, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द CAG यानी कि CAG का यह ड्यूटी है कि टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द, कि वह क्या बोलते हैं ऑडिटिंग करे और उससे रिपोर्ट बनाए। ये किसके लिए ये मैंडेटरी होता है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो कैग होता है ना वो सारे के सारे सरकारी संस्थाओं का ऑडिटिंग का कार्य करता है और उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है। तो इसका आंसर देखिए यूनियन गवर्नमेंट भी बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी बनेगा, यूटी का भी गवर्नमेंट बनेगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्योंकि कैग का कार्य यही होता है, जितनी भी हमारे देश में सरकारी संस्थाएं भले वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सबका क्या बोलते हैं ऑडिटिंग करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना। 35 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बिफोर कमेंसिंग डिटेल्ड वर्क ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक, यानी कि ऑडिटिंग का कार्य करने के पूर्व जो कैग होता है, ठीक, शैल होल्ड एन एंट्री कॉन्फ्रेंस विथ, तो वो देखिए एक कॉन्फ्रेंस होल्ड करता है किसके साथ, चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट या गवर्नर या सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट या एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर देखिए जो सेक्रेटरी होता है ना उस जिस भी संस्था का, मान लीजिए यूपी में यूपीपीसीएल है, यूपीपीसीएल का नाम लोग आप लोग सुने होंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या है, बिजली प्रोवाइड कराती है, सरकारी संस्था है। तो इस संस्था का सेक्रेटरी जो होगा, ठीक, उस संस्था के सेक्रेटरी से जो भी कैग होगा वो उसके साथ एक कॉन्फ्रेंस होल्ड करेगा कि भैया मैं आपके संस्था का यूपीपीसीएल का अब ऑडिटिंग करने जा रहा हूँ। क्लियर। तो ये याद रखिएगा उस कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ जो कैग होगा वो अपने कॉन्फ्रेंस को होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 देखिए क्या कह रहा है आपसे कि द नॉर्मल टाइम लिमिट for communicating reply to draft SAR by the CEO of the concern shall be, यानी कि क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वह सामान्य समय कितना लगेगा जिसमें एक CEO को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिप्लाई करने में कि अगर कोई ऑडिटर SAR का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, सस्पिशियस ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि संदिग्ध
अंकेक्षक रिपोर्ट प्रतिवेदन, ठीक, संदिग्ध अंकेक्षक प्रतिवेदन, सस्पिशियस ऑडिट रिपोर्ट का रिप्लाई करने के लिए जो कंपनी का CEO होगा उसको मिनिमम कितना समय दिया जाता है, ठीक, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन या 1 महीने। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई सस्पिशियस ऑडिट रिपोर्ट होती है तो उसका रिप्लाई करने के लिए कंपनी के CEO को 2 हफ्ते का समय दिया जाता है। ओके, और आगे बढ़ने से देखिए एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम के 4 बजे UP B.Ed स्पेशली फॉर कॉमर्स और CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET में भी देखिए क्या बोलते हैं, जो MCOM के बच्चे हैं उनके लिए देखिए डेली क्लासेस चल रही हैं। और जो बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाएंगे लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, या क्या बोलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इन सब बच्चे जो देखिए जो MCOM के लिए इन सब कॉलेजेस में अपीयर होंगे, उन सब के लिए भी देखिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस है जो डेली की डेली शाम के 4 बजे चल रही है। ओके, तो इसलिए वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सके और वो भी इस क्लासेस से लाभान्वित हो सकें। आई होप आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से कैचअप कर रहे होंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूं, CUET में MCOM के लिए देखिए, मतलब CUET में टोटल अब तक देखिए 42 यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व थी, लेकिन अब देखिए क्या बोलते हैं NTA ने, वेट अ सेकेंड, एक चीज़ आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि देखिए CUET में जो यूनिवर्सिटी निकली थी ना टोटल, वो यूनिवर्सिटी टोटल देखिए आपकी जो निकली थी वो 42 यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन निकला था, ठीक, ये आप लोग को पता होगा। लेकिन देखिए क्या बोलते हैं, जो NTA है, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, उसने देखिए एक संशोधित आपका क्या बोलते हैं पत्र जारी किया हुआ है जिसमें 9 यूनिवर्सिटीज़ को और जोड़ दिया गया है। यानी कि अब जो CUET के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो टोटल 51 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो डिटेल में जानने के लिए आप लोग NTA की वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा का सारा डेटा आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगा। ओके, लेकिन अब देखिए जो बच्चे 42 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते थे अब वो 51 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इंटरनल ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू, जो इंटरनल ऑडिटर होता है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये कल ही देखिए एक्चुअली मैंने कराया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, AB या नेदर AB, तो देखिए वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक, क्योंकि इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो खुद ही BOD या मैनेजमेंट द्वारा होती है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन दोनों के प्रति बनती है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, देखिए मैं 5 सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी MCQ करा चुका हूं, तो उनका आपका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, पूरे के पूरे MCQ का प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से वॉच कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द इंटरनल ऑडिटिंग प्रोफेशंस इज बिलीव टू हैव एडवांस प्रिलिमिनरी एज अ कंसिक्वेंस ऑफ। ओके, यानी कि क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि माना जाता है जो आपका आंतरिक लेखा परीक्षण हुआ, ठीक, आंतरिक अंकेक्षण का कार्य हुआ, वह किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, यानी कि आंतरिक अंकेक्षण का जो निर्माण हुआ यानी कि इसकी उत्पन्नता हुई वह किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीज इंटरेस्ट बाय ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट एंड एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है कि बच्चों को ग्रेजुएट में इंक्रीज़ करना, कि मतलब बच्चों को ग्रेजुएट करने के लिए इंटरेस्ट जगाना उनके अंदर, तो ये तो कुछ ऐसा है नहीं कि हाँ भैया हम ग्रेजुएशन कर लिए तो अब हम एक ऑडिटर हो गए, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि उनके अंदर ग्रेजुएशन करके उनके अंतर्गत क्या बोलते हैं ऑडिटिंग की भावना को एक जगाया जाए। डिलिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट स्कोप, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होता है उनके ऑडिटिंग हमेशा गवर्नमेंट ऑडिटर यानी कि कैग द्वारा ही किया जाएगा, तो लिमिटेशन का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। जॉब क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशंस दैट इंक्लूड एडेड एम्फेसिस ऑन बैकग्राउंड नॉलेज एंड स्किल्स। ओके, तो मतलब आपका जो है कि क्या बोलते हैं जॉब क्वालिफिकेशंस और स्पेसिफिकेशंस यानी कि योग्यता और विशेषता दैट इंक्लूड जो आपका क्या बोलते हैं जो नॉलेज होती है और स्किल्स होती है उसमें ऐड ऑन करें। देखते हैं आगे, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिकेशंस
सोफिस्टिकेशंस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, तो ये ऑप्शन देखिए करेक्ट है टोटली, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपका कॉम्प्लेक्सिटी और बिजनेस ऑपरेशंस की जो सोफिस्टिकेशंस होती है उसको ये बढ़ाने में हेल्प करता है, तो इसीलिए इंटरनल ऑडिटिंग का जन्म इसी वजह से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 आपसे कह रहा है द ऑडिट, वेट अ सेकेंड, द ऑडिट कमिटी कैन सर्व सेवरल इम्पॉर्टेंट पर्पस। ओके, यानी कि जो ऑडिट कमिटी होती है आपकी वो देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पर्पस सर्व करती है, कार्य करती है। सम ऑफ विच डायरेक्टली बेनिफिट इंटरनल ऑडिटिंग, जिससे कि क्या बोलते हैं, जो होता है कि इंटरनल ऑडिट आपका डायरेक्टली बेनिफिटेड होता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द ऑडिट कमिटी इज टू द इंटरनल ऑडिटर्स, तो वह कौन सा सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट है जो आपको ऑडिट कमिटी द्वारा इंटरनल ऑडिटर को प्रोवाइड की जाती है। ओके, प्रोटेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फ्रॉम द अंडर मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस, पहला ऑप्शन ही करेक्ट, दूसरा तीसरा चौथा देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो प्रोटेक्ट, ये जो इंटरनल ऑडिटर जो होता है ना उसको देखिए प्रोटेक्ट करता है और उसको आज़ादी प्रोवाइड कराता है अंडर द अनड्यू द मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस से, कि मैनेजमेंट देखिए उस पर अपना दबाव न बना सके, इंटरनल ऑडिटर अपना कार्य अच्छे से कर सके, तो इसीलिए देखिए इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसलिए नहीं करेक्ट होगा, देखिए पढ़ लेते हैं, रिव्यूइंग एनुअल ऑडिट प्लान्स एंड मॉनिटरिंग ऑडिट रिजल्ट्स, तो ये देखिए ये काम आपका एक्सटर्नल ऑडिटर का होता है सबसे पहली बात, और ऑडिट रिपोर्ट को मॉनिटरिंग करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स का होता है। अप्रूविंग ऑडिट प्लान को अप्रूव भी देखिए ऑडिटर ही करता है जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। और रिव्यूइंग कॉपीज द प्रोसीजर्स मैनुअल्स फॉर सेलेक्टेड कंपनी ऑपरेशंस एंड मीटिंग विद कंपनी ऑफिशियल्स टू डिस्कशन दैम, ये भी सब देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर का कार्य होता है। इंटरनल के लिए बस पहला ऑप्शन ही करेक्ट बनेगा। ओके, और एक चीज़ और आप लोग को बता दूं, देखिए मैंने 5 सब्जेक्ट्स की थ्योरी भी आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन पे देखिए पूरी की पूरी 5 सब्जेक्ट की थ्योरी भी आपको मिल जाएगी, तो वो थ्योरी भी अच्छे से जाइए आप लोग वॉच करिए। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसीलिए अच्छे से आप लोग देखा करिए, उसी में सारी लिंक्स अवेलेबल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ वाउचिंग द जनरल, यानी कि जनरल का वाउचिंग कर रहे हैं, एन ऑडिटर मस्ट इंश्योर दैट, तो एक ऑडिटर को क्या इंश्योर करना पड़ता है, क्लियर। तो सबसे पहली बात जान लीजिए वाउचिंग क्या होता है आप लोग, तो जी देखिए वाउचिंग क्या होता है हमारा, तो वाउचिंग इज डिफाइंड एज द वेरिफिकेशंस ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एग्जामिनेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और वाउचर्स सच एज इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, स्टेटमेंट, रिसिप्ट्स एंड एसेट्रा। यानी कि वाउचिंग का अर्थात ये, वाउचिंग का अर्थात वेरिफिकेशंस है, ठीक। वेरिफिकेशंस किसका, जो हम लोग अपनी बुक्स, अकाउंट्स की बुक्स में एंट्री किए रहते हैं, उस एंट्री का वेरिफिकेशन करना उनके एविडेंस, उनके साक्ष्य से या वाउचर से या किसी इनवॉइस से या डेबिट क्रेडिट नोट से या किसी स्टेटमेंट या किसी रिसिप्ट से, जब हम लोग किसी भी एंट्री का वेरिफिकेशन करते हैं, किसी भी एंट्री का हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचिंग। ओके, तो याद रखिएगा जब भी किसी एंट्री का वेरिफिकेशन किसी क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वाउचर्स या इनवॉइस, किसी भी चीज़ के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाउचिंग कहते हैं। इट मीन्स टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसका देखिए जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एंट्री 1000 रुपये की कर ली कि हाँ 1000 रुपये का हम लोगों ने सामान खरीदा, ठीक। तो जब कोई सामान खरीदा जाएगा तो उसकी कोई रिसिप्ट जनरेट होगी ना, कोई रिसिप्ट बनेगा ना, तो उस रिसिप्ट से मिलान करना कि हाँ वो सच में 1000 रुपये का खरीदा गया था कि नहीं, तो उसी शुद्धता की जांच करना ही आपका क्या कहलाता है, वाउचिंग कहलाता है, VOUCHING। ओके, चलिए हम लोग अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड, हाँ ये रहा। तो वाउचिंग अब आप लोग समझ गए, अब इसका आंसर करने की कोशिश करिए कि जो वाउचिंग जनरल वो किस लिए इंश्योर किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। एवरी जनरल एंट्री हैज़ एन नरेशंस, की सारी जनरल एंट्री का कोई नरेशन होता है। द ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट प्रूफ, द ट्रांजेक्शन इज ऑथराइज बाय मैनेजमेंट पीपल, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हम लोग पढ़े वाउचर का काम क्या होता है, जो उसके एविडेंस, उसके साक्ष्य होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका वेरिफिकेशन करना। तो ये इसका आंसर बी वाला बन जाएगा कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ क्या करना, वेरीफाई
करना। ओके, तो देखिए आज भी हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस देख लिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। तो टोटल हम लोगों ने देखिए आज ऑडिटिंग का 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। टोटल 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑडिटिंग का कंप्लीट कर लिया। वीडियोस अगर पुरानी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर पूरा का पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ठीक, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पे, तो वहाँ प्लेलिस्ट के थ्रू भी जाकर आप लोग अच्छे से थ्योरी और MCQ करके बना हुआ है, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और कल देखिए इसकी लास्ट क्लास होगी, तो कल मैं आप लोगों को जो इसका PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल swast60421 पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और किसी बच्चे को कोई भी पर्सनल क्वेरी करनी है तो मेरे को डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। मेरा यूज़र ID है vikas_3। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब कल की क्लासेस में। लेकिन एक और रिक्वेस्ट रहेगी फिर से कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, क्योंकि यार आप लोग शेयर नहीं करते हो, सीरियसली बता रहे, जब आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना तो व्यूज़ जब 50-60 ऐसे व्यूज़ जा रहे हैं, तो मैं 50-60 बच्चों को थोड़ी ना पढ़ाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, कम से कम 1000 से 2000 बच्चे। तो इसीलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।